बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की, जिसे इंग्लिश में द ग्रेट गैंजेस कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कहलाने वाली गंगा हिमालय की पहाड़ियों से होकर बे ऑफ बंगाल तक जाती है। अपने इस लंबे सफर के दौरान ये नदी भारत के साथ साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। गंगा नदी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये नदी सिर्फ गंगा नहीं बल्कि और भी नामों से जानी जाती है। अब जैसे कि इसकी शुरुआत सदर्न हिमालय के तिब्बत बॉर्डर के भारतीय हिस्से से होती है, जहां ये भागीरथी कहलाती है। अब ये भी समझिए कि हिमालय से बहकर आ रहे भागीरथी नदी के हिस्से उत्तराखंड में आकर अलग अलग प्रयागों में मिल जाते हैं और इनको एक साथ पंच प्रयाग कहा जाता है। इन प्रयागों के नाम हैं विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। फिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गौमुख नाम के एक ग्लेशियर से शुरू होकर ये हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से कटती हुई अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। ग्लेशियर दरअसल बर्फ के उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो अर्थ के सरफेस या सतह पर मौजूद होते हैं। और तो और ये ग्लेशियर्स कभी भी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते और धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, जिनसे भी कई नदियों की शुरुआत होती है। आपको पता है कि गंगा भारत की 4 सबसे लंबी नदियों में से एक है और दुनिया की अकेली ऐसी नदी है जो किसी देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाकों से होकर गुजरती है। यकीन मानिए ये सच है कि लगभग 2510 किलोमीटर लंबी गंगा नदी भारत के कई राज्यों से होकर आखिर में बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है। वहीं भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके बहने का पूरा रास्ता लगभग 2071 किलोमीटर है। अब गंगा नदी के प्रयागों के बारे में डिटेल से बात करने से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि प्रयाग शब्द का मतलब क्या है। दरअसल जब हिमालय से शुरुआत होने के बाद कई पहाड़ियों के बीच गंगा नदी कई हिस्सों में बंट जाती है, तब ये हिस्से अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडर, नंदाकिनी, मंदाकिनी और भागीरथी के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से हर नदी एक दूसरे से किसी एक जगह पर आकर मिलती है और उसी जगह को प्रयाग कहा जाता है। इसी तरह भारत के एक राज्य उत्तराखंड में आपको 5 प्रयाग देखने को मिलेंगे। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग में सबसे पहला नाम विष्णु प्रयाग का आता है। तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी जिस हिस्से में आकर मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। ये सी लेवल यानी नदी के स्तर से 4501 फीट की ऊंचाई पर है। नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद आती है नंद प्रयाग की बारी, जहां अलकनंदा और नंदाकिनी नदी एक दूसरे में मिलती है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बना ये प्रयाग नदी के स्तर से 2805 फीट की ऊंचाई पर है। कर्ण प्रयाग। उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश से 174 किलोमीटर की दूरी पर कर्ण प्रयाग पिंडर और अलकनंदा नदी के मिलने की जगह है। पिंडर ग्लेशियर से निकल रही पिंडर नदी इस प्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाती है। वहीं कर्ण प्रयाग नदी के स्तर से 2821 फीट की ऊंचाई पर है। रुद्र प्रयाग। नदी के स्तर से 2936 फीट की ऊंचाई पर मौजूद रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों से मिलने की वो जगह है जो ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर है। देव प्रयाग। 5 प्रयागों में से एक देव प्रयाग वो प्रयाग है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी एक दूसरे से आकर मिलते हैं। ये वही जगह है जहां से भागीरथी गंगा नदी कहलाती है और यहीं से गंगा देश के अलग अलग हिस्सों में होकर गुजरती है, बे ऑफ बंगाल तक जाती है। ये प्रयाग नदी के स्तर से 2500 फीट की ऊंचाई पर है। अब प्रयाग के अलावा ये जानना भी अहम है कि उत्तराखंड राज्य में बहने वाली भागीरथी पर ही इससे जुड़ा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी मौजूद है, जिसका नाम टिहरी डैम प्रोजेक्ट है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा डैम है, जिसे साल 2006 में बनाया गया था। इस डैम की ऊंचाई 261 मीटर है और इसकी मदद से उत्तराखंड में बिजली और पानी की ज़रूरतें भी पूरी की जाती हैं। तो इस एपिसोड में हमने आपको इंट्रोडक्शन गंगा नदी के 5 प्रयागों और इस नदी से जुड़े एक ऐसे डैम से करवाया
जो भारत का सबसे ऊंचा डैम भी है। हालांकि इसके अलावा भी गंगा नदी पर कई दूसरे डैम बने हुए हैं जो देश के कई अलग अलग राज्यों में पानी और बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आइए इनके बारे में और जानने के लिए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। अब तक हमने बात की भारत की सबसे लंबी नदी और एक महत्वपूर्ण डैम की, साथ ही हमने 5 प्रयाग की बात भी की। और अब हम जानेंगे इस नदी से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। साल 2007 में भारत सरकार ने ये ऐलान किया था कि गंगा नदी अब से हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कहलाएगी और इसी के साथ इस पर बनने वाले कई पावर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग भी शुरू हो गई। अब गंगा नदी बने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं। तो आइए अब ऐसे ही कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं जिनका सीधा संबंध गंगा नदी से है। गंगा नदी से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स में से सबसे पहले जिस डैम की हम बात करेंगे वो है दामोदर रिवर प्रोजेक्ट, जिसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन या डीवीसी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी पर बने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के फेमस टेनेसी वैली एसोसिएशन यानी टीवीए टेक्निक की मदद से बनाया गया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को पहुंचता है। अगर डीवीसी प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की मदद से गंगा नदी पर अब तक कुल 4 डैम्स बनाए गए हैं। इनमें से सबसे पहला है तिलैया डैम, जो बाराकर नाम की नदी पर बना हुआ है। तिलैया के अलावा इस नदी पर मैथन डैम भी बना हुआ है। वहीं कोनार नाम की नदी पर बना कोनार डैम और दामोदर नदी पर बना पंचेत डैम भी इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये चारों ही डैम भारत के राज्य झारखंड में मौजूद है। इनमें तिलैया डैम जहां झारखंड के कोडरमा जिले में बनाया गया है, तो वहीं मैथन इसी राज्य के धनबाद जिले से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद पंचेत डैम भी धनबाद में ही बनाया गया है और कोनार हजारीबाग जिले में है। अब टिहरी डैम के अलावा उत्तराखंड में रामगंगा प्रोजेक्ट भी है, जिसकी प्लानिंग इस राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में रामगंगा डैम को बनाने के लिए की गई थी। रामगंगा को कालागढ़ डैम भी कहा जाता है। फिर बिहार में गंडक नदी पर बना गंडक रिवर प्रोजेक्ट और कोसी नदी का कोसी रिवर प्रोजेक्ट भी गंगा रिवर सिस्टम के ही प्रोजेक्ट्स हैं। ये नदियाँ गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इनके अलावा रिहांद डैम भी गंगा नदी के साथ जुड़ा हुआ एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उत्तर प्रदेश के पिपरी जिले में बह रही सोनभद्र नदी पर बना है। चलिए, अब जब हमने लगभग सारे जरूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर ली है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में और जानते हैं कि ये आखिर क्या होती है। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी शब्द के आसान मतलब की बात करें तो ये उन छोटी नदियों को कहा जाता है जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। गौर किया जाए तो भारत में जितनी भी बड़ी नदियां हैं, उन सब की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी, जो इस देश के कई बड़े राज्यों से होकर गुजरती है। अब लगभग 1385 किलोमीटर लंबी यमुना की शुरुआत उत्तराखंड के बंदरपूंछ इलाके के यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से होती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। हालांकि इस सफर को पूरा करने के रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी नदियां भी यमुना में आकर मिलती हैं। वहीं जब इसकी शुरुआत होती है, तब हिमालय के अलग अलग हिस्सों में मौजूद आसन, गिरी और टोन्स जैसी छोटी छोटी नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। वहीं जब इसकी शुरुआत होती है, तब हिमालय के अलग अलग हिस्सों में मौजूद आसन, गिरी और टोन्स जैसी छोटी नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। वहीं जैसा पहले हमने बताया कि ये उत्तराखंड से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली से गुजरते हुए अंत में उत्तर प्रदेश पहुंचती है, जहां ये गंगा नदी से मिल जाती है। इतना ही नहीं, आगरा, हमीरपुर, दिल्ली और कालपी जैसे शहर भी इसके किनारे पर बसे हुए हैं। अब हम बात कर रहे थे ट्रिब्यूटरीज की, तो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज में चंबल, बेतवा, शारदा और केन शामिल है। अब इनमें से चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ शहर से निकलकर उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में आकर यमुना में मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर इलाके से होते हुए इसमें मिलती है। बात करें शारदा नदी की, तो काली नदी या काली गंगा के नाम से जानी गई नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलकर यमुना में मिलते हुए गंगा नदी तक पहुंचती है। केन नदी
मध्य प्रदेश के कटनी इलाके से निकलकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आकर यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी पर बात करते हुए इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, जहां हम जानेंगे गंगा नदी की कुछ और ट्रिब्यूटरीज के बारे में कि वो हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और उन पर कौन से डैम्स बने हुए हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना नदी की, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में आकर गंगा से मिलती है। इस देश में यमुना की ही तरह कई ऐसी नदियां भी हैं जो अलग अलग राज्यों से होकर गंगा नदी तक पहुंचती हैं। इन नदियों में कर्णाली, गंडक, रामगंगा और कोसी जैसी नदियां शामिल हैं। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। कर्णाली भारत, चीन और नेपाल के बॉर्डर से गुजरते हुए गंगा नदी में मिलने वाली घाघरा नदी को ही कर्णाली नदी कहा जाता है। गंगा की इस ट्रिब्यूटरी की शुरुआत तिब्बत के मापचाउंगो नाम के एक ग्लेशियर से होती है, जिसके बाद ये नेपाल के रास्ते भारत आती है। वहीं भारत में कर्णाली नदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से होकर बलिया जिले के बॉर्डर के पास जाकर गंगा में मिलती है। इतना ही नहीं, अपने सफर के दौरान ये गंडक और ताप्ती जैसी गंगा की दूसरी ट्रिब्यूटरीज के साथ भी मिलती है और आगे का रास्ता तय करती है। गंडक, आपको जानकर हैरानी होगी कि गंडक नदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी बहती है। इस नदी को बड़ी गंडक के नाम से जाना जाता है, जो 765 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करते हुए गंगा तक पहुंचती है। इस नदी की शुरुआत नेपाल के नुबीन हिमाल नाम के एक ग्लेशियर से होती है और इसके बाद ये पटना के पास हाजीपुर इलाके में आकर गंगा में मिलती है। कोसी नदी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज में से एक है, जो पहले अरुण नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र के दक्षिण की ओर बहती है। इस दौरान यारू नाम की एक छोटी नदी इसमें आकर मिलती है, जिसके बाद जब अरुण नदी माउंट एवरेस्ट के कंचनजंगा की चोटियों के बीच से बहती हुई करीब 90 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ती है, तब इनमें पश्चिम से सुनकोसी और पूर्व से तामुरकोसी नाम की दो नदियां आकर मिलती हैं। फिर यहाँ से अरुण नदी कोसी नदी के नाम से बहने लगती है। शिवालिक की पहाड़ियों को पार करते हुए कोसी आखिरकार बिहार पहुँचती है और यहाँ के राजमहल इलाके में गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी गंगा की वो ट्रिब्यूटरी है जिसकी शुरुआत हिमालय के नामिक नाम के ग्लेशियर से होती है। इसके बाद 610 किलोमीटर का पहाड़ी इलाके को पार करते हुए ये नदी उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर पहुंचती है और सवायजपुर तहसील में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस दौरान रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर और रामनगर जैसे इलाकों से होकर गुजरती है। गोमती, हुगली और सोन। अब तक डिस्कस की गई इन सारी ट्रिब्यूटरीज के अलावा गोमती, हुगली और सोन भी ऐसी छोटी नदियां हैं जो अलग अलग जगहों पर गंगा नदी में आकर मिलती हैं। अब जैसे गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से निकलकर गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है, तो वहीं हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा में आकर मिल जाती है। इसके बाद सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना पहुंचने से पहले ही गंगा में मिल जाती है। तो अब जब हम नदियों की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ एक और टॉपिक पर बात करना जरूरी हो जाता है और ये टॉपिक है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जो भारत की नदियों और उनकी ट्रिब्यूटरीज का एक हिस्सा है। लेकिन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम कहते किसे हैं। दरअसल जब बारिश होती है और एक साथ बहुत सारा पानी बड़ी नदियों में जमा हो जाता है, फिर इस नदी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम छोटी नदियों और झरनों का होता है। ऐसे में जब नदियों का एक सिस्टम के जरिए बड़ी नदियों के पानी को बहाकर दूसरे इलाकों में ले जाती है, तो इसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिनमें रेडियल, पेरेनियल, सेंट्रीपिटल, रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस, पैरेलल और डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम शामिल हैं। आइए अब इसको समझते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम को ऐसे समझिए कि जब नदियों का पानी किसी ग्लेशियर से निकलकर अलग अलग हिस्सों में बहता है, तो इसको डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इसमें नदियां पेड़ की जड़ों जैसे दिखाई देती है। वहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीनों नदियां इसी पैटर्न का हिस्सा है। इसके बाद आता है पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम।
इसमें नदियाँ किसी पहाड़ी से नहीं बल्कि एक पैरेलल जगह से निकलकर सीधे बहती हैं। इनमें कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जैसे पेनिनसुलर नदियाँ शामिल हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जिन नदियों का पैटर्न डेंड्रिटिक होता है, उन्हीं में ट्रेलिस पैटर्न भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस पैटर्न में घाटियां यानी वैलीज का भी अहम रोल है। इसलिए आपको हिमालय से निकलने वाली नदियों में ट्रेलिस पैटर्न देखने को मिलेगा। ड्रेनेज सिस्टम की एक और कैटेगरी है रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा और केन नदी में देखने को मिलती है। इन नदियों की शुरुआत जिन इलाकों से होती है वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। इनके अलावा रेडियल और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। इनमें रेडियल में पानी का फ्लो साइड से बिल्कुल सेंटर तक जाता है, वहीं सेंट्रीपिटल में ये फ्लो सेंटर से साइड तक होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों में रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, और नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों की नदियाँ और झरनों में आपको ज्यादातर सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम मिलते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं।